हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष का क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा चैनल AJIS एकेडमी इंदौर यूट्यूब पर है। आप उसको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। दोस्तों, अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और अब सभी MPs का शपथ समारोह होना है और इसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है और भर्तृहरि मेहताब जो 7 बार के लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हें राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई है और वह प्रोटेम स्पीकर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमारे संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों जो हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख किया गया है। बस तो प्रोटेम स्पीकर का 2 काम होता है। पहला कि जितने भी सदस्य चुन करके आए हैं लोकसभा में, उनको शपथ दिलाना, और दूसरा है कि स्पीकर का जो चुनाव होगा शपथ दिलाने के बाद में, उसको भी संचालन करना। भर्तृहरि मेहताब पिछले 7 बार से लोकसभा के चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनके चयन का विरोध किया है। वो इस आधार पर कि वो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं है, क्योंकि केरल से चुने हुए के सुरेश हैं, वो 8वीं बार के लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। तो अभी तक तो कन्वेंशन के आधार पर यह किया जाता था कि जो सबसे अधिक बार लोकसभा का मेंबर होता था उसे प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। जैसे 14वीं लोकसभा के समय में कमलनाथ को, जो बाद में MP के मुख्यमंत्री बने, उन्हें प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था और इसीलिए कांग्रेस ने इस चयन का विरोध किया। दोस्तों, लोकसभा के आम चुनाव के बाद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इसका चुनाव होता है और यह चुनाव सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर किया जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए कि लोकसभा का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 550, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है वो 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए हुआ है, तो जो टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ है लोकसभा का वो है 543। मतलब जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से जो वैकेंसी है उसको माइनस करने के बाद में जो सदस्य संख्या आएगा उसको इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसका आधा मतलब 271 होगा। 543 का आधा होगा 271 और उसमें 1 जोड़ दें तो 272। तो जिस सदस्य को 272 MPs का समर्थन प्राप्त होगा वह लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। दोस्तों, अमूमन रूलिंग पार्टी के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं और कन्वेंशन यह रहा है कि विरोधी दल को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाता रहा है, लेकिन 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर के पद पर किसी का भी चुनाव नहीं किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार यह कोई मैंडेटरी नहीं है। लोकसभा के स्पीकर को भी सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन हासिल होना चाहिए, और दूसरा, अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाना है तो उसके लिए 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाना जरूरी है, और उसके बाद जब इस रिजोल्यूशन पर वोटिंग होगा तो उस समय में लोकसभा का स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, अर्थात उस समय में डिप्टी स्पीकर या अन्य कोई सदस्य अध्यक्षता करेंगे। दोस्तों, आखिर लोकसभा के स्पीकर का क्या क्या काम है? तो सबसे पहला काम है कि वह लोकसभा के अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखता है। दूसरा, वह लोकसभा के डेकोरम, उसके मर्यादा को कायम रखता है। अगर किसी सदस्य के प्रिविलेज पर किसी दूसरे के द्वारा कुठाराघात किया जाता है या ब्रीच किया जाता है या हाउस के प्रिविलेज को ब्रीच किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में स्पीकर का अधिकार है कि उस प्रिविलेज को सुरक्षित रखना, अर्थात वह कमिटी ऑफ प्रिविलेज को अपनी अनुशंसा से अवगत कराएगा और उस पर कमिटी ऑफ प्रिविलेज
जांच करेगा और उसके बाद में फिर जांच रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देगा और उस पर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी सदस्य के द्वारा लोकसभा के संचालन के दौरान गलत व्यवहार किया जाता है, अनरूली बिहेवियर किया जाता है, तो स्पीकर को 5 दिन तक निलंबित करने का अधिकार है। लोकसभा के अध्यक्ष का यह भी काम है कि वह देखे कि क्या जब हाउस का संचालन हो रहा है तो क्या 1/10 सदस्य वहां मौजूद हैं या नहीं है। इसको कोरम कहा जाता है। अगर कोरम नहीं है, मतलब टोटल लोकसभा के जितने सदस्य हैं, मान लीजिए 543 सदस्य है, तो उसका 1/10 भाग, कम से कम 55 सदस्य हाउस में उस समय में मौजूद होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो स्पीकर लोकसभा की कार्रवाई को सस्पेंड कर देगा या स्थगित कर देगा जब तक कि कोरम पूरा नहीं हो। लोकसभा का अध्यक्ष का काम है कि विभिन्न कमेटियों का निर्माण करना, उन कमेटियों का अध्यक्ष का चुनाव करना, और जितने भी कमेटी हैं वो स्पीकर के दिशा निर्देश में, उनके सुपरविजन में काम करते हैं। जैसे बिजनेस कमेटी है या रूल्स कमेटी है या सेलेक्ट कमेटी है, ये सभी जो कमेटी हैं, बहुत सारी कमेटियां, कम से कम 30-31 कमेटियां होती हैं, उन सभी कमेटियों का जो संचालन होता है या जो काम करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में मातहत काम करते हैं, उनके दिशा निर्देश में काम करते हैं। दोस्तों, स्पीकर लोकसभा सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है और उनके सहायता के लिए सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा या पार्लियामेंट के जो कॉम्प्लेक्स है उसकी सुरक्षा का जिम्मा या दायित्व पूरी तरह से लोकसभा के स्पीकर पर होता है। यह लोकसभा के अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है। यह लोकसभा का स्पीकर ही निर्धारित करता है। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा व्यापक अधिकार है, क्योंकि यदि आप किसी बिल को मनी बिल बना देते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा को 14 दिन से ज्यादा रखने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकता है, नहीं कर सकता है, पास कर सकता है, नहीं पास कर सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में वो उसे रोक नहीं सकता है। और अगर लोकसभा उस बिल को पास कर देता है तो वो कानून माना जाता है। अर्थात मनी बिल के मामले में राज्यसभा का बहुत कम अधिकार है। और जब किसी गवर्नमेंट का राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा स्पीकर का दायित्व बहुत व्यापक हो जाता है। इसी तरह से ऑर्डनरी बिल के मामले में धारा 108 में यह प्रावधान है कि जब भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक पैदा हो जाए, लोकसभा अगर किसी बिल को पास कर देता है और राज्यसभा में वो 6 महीने से ज्यादा तक लंबित रहता है, तो ऐसी स्थिति को डेडलॉक बोलते हैं। तब धारा 108 भारतीय संविधान के उपबंध के अनुसार ज्वाइंट पार्लियामेंट की सीटिंग का, मतलब बैठक का अध्यक्षता स्पीकर करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एंटी डिफेक्शन कानून 52 में संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान का एक हिस्सा बना और इसे 10वीं अनुसूची में डाला गया है। और जब भी एंटी डिफेक्शन के मामले में निर्णय करना होता है, मतलब अगर कोई एमपी दूसरे पार्टी में चला जाता है या डिफेक्ट करता है, तो लोकसभा के स्पीकर को और राज्य में विधानसभा के स्पीकर को, अगर वो एमएलए डिफेक्ट करता है, उसे ही अधिकार है कि वह उस मामले में निर्णय दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि यह जो अधिकार स्पीकर का है वह अंतिम नहीं है। मतलब इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जुडिशियल रिव्यू के तहत में रिव्यू किया जा सकता है। अगर किसी स्पीकर के खिलाफ रिमूवल का, मतलब उनको हटाने का नोटिस दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वह डिस्क्वालिफिकेशन केस का निर्णय नहीं करेगा। ऐसा नेबम रबिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अविनिर्धारित किया था। इसी तरह से एसआर बोमई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब भी मेजोरिटी का निर्णय करना होगा तो वह असेंबली के फ्लोर पर किया जा सकेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं किया जा सकेगा। इस निर्णय से जो डिफेक्शन का जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत ज्यादा कम हो गया है और जो स्पीकर के जो डिस्क्रिशनरी पावर थे वो भी कम हो गए हैं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्णय दिया कि जहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का केस
स्पीकर के पास में लंबित है तो उसे एक टाइम लिमिट के अंदर में निर्णय देना होगा, यानी कि वो अनंत काल के लिए उस केस को अपने पास पेंडिंग रखे। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि स्पीकर के खिलाफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हिंदुस्तान में हमेशा सामने आते रहते हैं। आप सबको मालूम होगा कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटेन में है और जो हमारे लोकसभा की तरह काम करता है, वहां का स्पीकर एक बार नियुक्त होने के बाद वह उस पार्टी का सदस्य नहीं रहता है। हमारे देश में भी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में जो 10th शेड्यूल है, उसमें भी इस कानून का प्रावधान है कि अगर कोई स्पीकर नियुक्त होने के बाद में अगर वह चाहे तो वो अपने जो पेरेंट पार्टी है उससे इस्तीफा दे सकता है और ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अभी तक किसी भी स्पीकर ने ऐसा नहीं किया। तो ब्रिटेन में स्पीकर एक बार जब नियुक्त होता है तो उसके बाद में वो हमेशा स्पीकर रहता है, मतलब वो पार्टी से रिजाइन करता है और जब दोबारा वो चुनाव लड़ता है तो एज ए स्पीकर चुनाव लड़ता है, ना कि किसी पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ता है। लेकिन हमारे देश में यह कन्वेंशन अभी डेवलप नहीं हुआ है। हमारे देश में अक्सर स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है कि वो सरकार को मदद करते हैं और अपोजिशन पार्टी को दबाने का काम करते हैं। एक और आरोप यह लगता है कि बहुत सारे बिल को बिना डिस्कशन किए हुए उसको वोट पर डाल दिया जाता है और बिल पास करा लिया जाता है, जिसे गैरीमेंडरिंग कहते हैं। यह भी आरोप लगता है कि बहुत सारे बिल को जल्दबाजी में लोकसभा से पास करा लिए जाते हैं, उस पर डिबेट डिस्कशन नहीं होता है, अपोजिशन पार्टी को ज्यादा समय नहीं मिलता है और इसके कारण से उन बिलों में बहुत सारे कमियां रह जाती है। जैसे कि 3 फार्म बिल जो पास किए गए थे 17वीं लोकसभा में, बाद में सरकार को उसे विड्रॉ करना पड़ा और आनंद फानन में उन 3 फार्म बिल को पास किया गया था। हमारे संविधान में स्पीकर के निष्पक्षता के लिए या उनकी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि उनका सैलरी और अलाउंसेस जो है वह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होता है, अर्थात वह पार्लियामेंट में वोटेबल नहीं है। उनके सैलरी और अलाउंसेस पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं की जा सकती है। दूसरा जो मैंने अभी बताया कि स्पीकर के पद को गरिमा प्रदान करने के लिए आनंद फानन में उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि उन्हें 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 50 MPs का उस रिजोल्यूशन पर दस्तखत होना चाहिए, उसके बाद ही उस रिजोल्यूशन को मूव किया जा सकता है। और यदि 272 सदस्य उनके विरोध में मतदान करता है तब उन्हें पद से हटाया जा सकता है। दूसरा कि उन्हें वोट देने का अधिकार लोकसभा में नहीं है, लेकिन जहां पर टाई हो गया है, माने सत्ता पार्टी और विपक्ष पार्टी के बीच में बराबर बराबर के वोट मिले हैं, वहां पर उन्हें कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। स्पीकर के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जो लोकसभा संचालन के लिए विभिन्न प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, वह किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दिस मीन्स दैट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसी तरह से लोकसभा के स्पीकर को ऊंचा दर्जा दिया गया है, मतलब अभी उन्हें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 6ठा स्थान है। जैसे प्रेसिडेंट नंबर 1 पर है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके बाद में गवर्नर्स विद इन द स्टेट, उसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद स्पीकर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कैबिनेट रैंक मिनिस्टर हैं उनसे स्पीकर का स्थान ऊंचा रखा गया है। दोस्तों, अब स्पीकर के पद को गरिमा युक्त रखने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना जरूरी है। पहला, स्पीकर को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होना चाहिए। जैसे ब्रिटेन में स्पीकर नियुक्त होने के बाद में वो तत्काल अपने पार्टी से इस्तीफा देता है और वो न्यूट्रल रेफरी के रूप में काम करता है, उसी तरह से हमारे देश में भी लोकसभा के स्पीकर और राज्य विधानसभा के स्पीकर को एक बार चुनाव होने के बाद में उन्हें अपने पेरेंट पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए। स्पीकर चूंकि सरकार और अपोजिशन पार्टी के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है, इसीलिए उसका कोई ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जिससे यह लगे कि वह सरकारी पक्ष को मदद कर रहा है और अपोजिशन पार्टी को सदन में क्वेश्चन उठाने का, विभिन्न मामले उठाने का मौका नहीं दे रहा है। बहुत सारे जो महत्वपूर्ण बिल होते हैं उसमें व्यापक चर्चा की जरूरत होती है और
यह स्पीकर का दायित्व है कि किसी प्रकार की कोई लेकुना या कमी ना रहे, इसीलिए उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि 2009 से 2014 के बीच में कुल 71% बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था, लेकिन जो घट करके 2019 से 24 के बीच में मात्र 16% रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि लोकसभा में बिल के ऊपर चर्चा में पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है, उसे सेलेक्ट कमेटी नहीं भेजा जा रहा है और आनन फानन में बिल पास कराई जा रही है। यह उचित नहीं है और स्पीकर को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी तरह से एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में स्पीकर एक सोल अथॉरिटी है। हालांकि उनका जो भी जजमेंट होगा वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन देखने में यह आया है कि बहुत सारे स्पीकरों के द्वारा जो एंटी डिफेक्शन के मामले हैं उनको वर्षों तक लंबित रखा जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न समय पर यह निर्णय दिया कि आप अधिक दिन तक नहीं रख सकते, मैक्सिमम 3 महीने तक रख सकते हैं, उसके बाद आपको निर्णय करना पड़ेगा। इसी तरह से स्पीकर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा मनी बिल नहीं है, और किसी भी प्रकार के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जैसे पिछले लोकसभा में स्पीकर ने 150 से ज्यादा सदस्यों को निलंबित कर दिया था, तो ये हमारे स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इतने तादाद में निलंबन करने का कोई तुक नहीं है। हाउस का संचालन अपोजिशन पार्टी और सत्ता पार्टी दोनों के समन्वय से किया जाना चाहिए और यह स्पीकर की प्राथमिक कर्तव्य है। दोस्तों, निचोड़ क्या है? चूंकि स्पीकर लोकसभा का या राज्य असेंबली का वो संसदीय प्रणाली का प्रहरी है। डेलिब्रेशन, डिस्कशन माने चर्चा और विमर्श का जो प्रमुख केंद्र है हमारे देश में वो लोकसभा है, राज्यसभा है और विधानसभा है। इसको संचालन करने की पूरी जिम्मेवारी स्पीकरों की है। तो ऐसी स्थिति में उन पर यह आरोप नहीं लगना चाहिए कि वह किसी पक्ष की ओर झुके हुए हैं। स्पीकर हमारे संसदीय प्रणाली का एक आधारभूत स्तंभ है और यह स्पीकर का दायित्व होगा कि वह प्रजातांत्रिक प्रोसेस को, प्रक्रिया को मजबूत बनाने में अपना विशिष्ट योगदान दे, जिससे हमारे देश की प्रजातंत्र मजबूत हो सके। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा रहा इस पर आप अपनी टिप से अंकित करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो जरूर मुझे अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।